लेट्स रिकैप। हमने पढ़ रहे थे डिराक इक्वेशन और हमने कहा था कि डिराक इक्वेशन जो थी वो उसको हमने बाकायदा क्लाइंट हम चले यहाँ से थे कि हमने कहा था कि क्लाइंट गॉर्डन इक्वेशन है डी स्क्वेड माइनस एम स्क्वेड टाइम्स लेट्स से फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा था कि ये हमने कैसे बनाई थी, ये हमने बनाई थी थोड़ा सा इंट्यूटिवली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंसिडर की थी। हमने कहा था क्योंकि उसमें टाइम का सिंगल डेरिवेटिव आता है, हमें तो टाइम के 2 डेरिवेटिव चाहिए होते हैं, तो हमने स्क्वायर कर लिया था टाइम वाले पार्ट को भी। लेकिन मैंने कहा था कि आप किसी भी, इसमें प्लस था माइनस था वैसे बाय द वे, आयोटा डी स्क्वायर था ना ये वाला, नहीं यहां पर तो डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर था या प्लस एम, क्लाइंट गॉर्डन इक्वेशन में बॉक्स प्लस एम स्क्वायर था ना, क्लाइंट गॉर्डन की ये बॉक्स है ना, डी स्क्वायर इज बॉक्स स्क्वायर ना, ठीक है ना। अच्छा, आप किसी भी ऐसे फंक्शन को लिख सकते हैं आयोटा डी प्लस एम और आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा डी प्लस एम इंटू फाई ऑफ एक्स। तो हमने कहा था कि बिल्कुल ठीक है कि यूक्लिडियन चीज को भी आप इस तरह कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जो है वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी है, उसका प्रोडक्ट है। फिर हमने कहा था ये कोई चीज इसलिए ठीक नहीं लग रही थी हमें कि ये नहीं बन रही थी इक्वेशन जो थी हमारे पास, तो हमने कहा लेकिन ये हमें एक इंट्यूटिव पिक्चर तो दे रही है कि हम एक ऐसा हैमिल्टोनियन बना सकते हैं जिसमें डेरिवेटिव भी आए और जिसमें मैथ्स भी आए। तो हमने कहा अगर टाइम इलादा कर भी लें इसमें से, अगर इसमें से टाइम का पार्ट हम इलादा कर लें, उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये बिल्कुल ऐसी इक्वेशन बन रही होती है जैसे आयोटा डी फाई बाई डी टी, ठीक है ये। लेकिन चूंकि डी है ना, एक फाई की इक्वेशन आएगी, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं जो इलादा करने दे हमें स्पेस और टाइम पार्ट को। इसका मतलब इसके साथ कोई ऐसी चीज आनी चाहिए जिसका 4 प्रोडक्ट बन जाए, क्योंकि ये 4 वेक्टर बनेगा ना। फिर याद है इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे करके इन प्रिंसिपल। तो इसका मतलब हमें कोई 4 वेक्टर चाहिए, लेकिन 4 वेक्टर में कोई स्केलर ऐड नहीं हो सकता ना। इसका मतलब हमें इसके साथ कोई ना कोई 4 वेक्टर मल्टीप्लाई करना था। तो हमने कहा था कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयोटा गैमा म्यू, आप इसको समझने के लिए जस्ट ना, आयोटा ए म्यू डी म्यू प्लस एम टाइम्स फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। और हमने पूरे अलजबरा से यही चीज सीखी थी, ये कि ये जो बनता है ये गैमा म्यू वाली जो चीज बनती है, यहां से फिर आप पूरे के पूरा सॉल्व किया आपने कहा इसको देखते हुए हम हैमिल्टोनियन को लिख सकते हैं अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम। इस चीज को देखते हुए आपने लिखा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चले यहां ये लिख लेते हैं कि ये 0 नहीं है, तो ये वाली चीज है, ठीक है। ये लेके आप चले थे, इस हैमिल्टोनियन से आपने शुरू किया था, आपने पुट किया था इसे श्रोडिंगर इक्वेशन में, और यहां से आपने देखा ये जिसको आप ए म्यू कह रहे हैं एक्चुअली ये ए म्यू नहीं है बल्कि ये गैमा म्यू है। तो आपने कहा इससे जो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है वो बनती है आयोटा गैमा म्यू डी म्यू माइनस एम टाइम्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यही डिराक इक्वेशन थी ना। सो दिस इज एन इंट्यूटिव वे कि कैसे बनाई गई है, ऐसे हमने डिराक इक्वेशन बनाई थी। अच्छा, फिर हमने कहा था कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो प्लेन वेव तो होंगे, क्योंकि प्रोपिगेशन इज ऑलवेज डन बाय द प्लेन वेव। उसके बाद हमने कहा था ये साई तो 4 कंपोनेंट स्पिनर है, अगर ये 4 कंपोनेंट स्पिनर है तो इसका मतलब इसको हम किसी स्पिनर के साथ ही लिख सकते हैं। तो हमने कहा अगर ये 4 कंपोनेंट हैं तो हम इसको 2-2 कंपोनेंट्स में इलादा करके ले सकते हैं। रेस्ट मास के लिए हमने कैलकुलेट किया था जब पार्टिकल का मोमेंटम 0 था। फिर हमने कहा था इसी को यूज करके हमने सपोज किया था, अगर आपको याद हो, तो हमने कहा था कि साई ऑफ एक्स हमने कुछ इस तरह करके लिखा था कि दिस इज लाइक d3p ओवर, आज मैं इसकी एग्जैक्ट फॉर्म लिखूंगा 2 पाई टू द पावर 3/2 ई टू द पावर जो मर्जी होता प्लस माइनस में से आयोटा p डॉट एक्स, और आपने कहा था कि u r ऑफ p आप लिख सकते हैं और इधर भी r लगा दे, वेयर r इज अ स्पिन इंडेक्स। आपने कहा था u r ऑफ p को मैं ये सपोज कर सकता हूं अगर पार्टिकल एट रेस्ट पे नहीं है, तो आपने कहा था लेट्स ट्राई दी सॉल्यूशंस, कि आप ये पुट करें कि u r ऑफ p जो है वो किसके बराबर था, n टाइम्स p स्लैश प्लस m, और स्लैश नोटेशन आपको पता है क्या थी, आयोटा गैमा म्यू डी म्यू को आप कहते थे
डी स्लैश इंटू ओमेगा आर ऑफ 0 था। एन आपने निकाला था, आपने स्पिन के 4 कंपोनेंट्स थे, तो आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक था, तो 4 कंपोनेंट स्पिनर बन गया। इस तरह के 4 कंपोनेंट थे कि आर इज इक्वल टू 1 और 3 जो था वो बराबर थे, और आर इज इक्वल टू 2 और 4 वाले बराबर थे। यानी इसके लिए जो आता था काई आर वो था 1 0, और इसके लिए जो आता था काई आर वो आता था 0 1। तो 4 कंपोनेंट स्पिनर बन गए थे आपके पास। 1 3 के लिए स्पिन अप था, 2 4 के लिए स्पिन डाउन था। आपने जब इसको सॉल्व किया, पी स्लैश को पॉली मैट्रिसेस में लिखा, डिराक अलजेब्रा सॉल्व किया पूरा, तो आपने देखा कि यू आर ऑफ पी जो निकलता था वो क्या बनता था, यू आर ऑफ पी इज, एन की जगह आपने जब कैलकुलेट किया था तो वो बनता था ई प्लस एम डिवाइड बाय 2m इंटू सिग्मा डॉट पी था मेरे ख्याल, ऊपर काई आर था। अच्छा, ऊपर काई आर था, ठीक है, और यहां था सिग्मा डॉट पी ओवर ई प्लस एम काई आर। दिस इज फॉर आर इज इक्वल टू 1 2, और आर इज इक्वल टू 3 4 के लिए अगर आपको याद हो तो आपने कहा था कि लेट्स राइट यू आर ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू वी आर ऑफ पी। याद आपने कहा था कि मोमेंटम चूंकि एक इंटीग्रेशन वेरिएबल था, इसलिए आपने p को माइनस पी बनाया ताकि ऊपर मिनका उसकी स्ट्रक्चर एक्सपोनेंशियल का आप रिवाइव कर सके। तो वो किसके बराबर बना था, वी आर ऑफ पी। जी 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 हाँ, बोल दें, शाबाश बोल दें, माइनस ई, शाबाश, ई माइनस ई प्लस एम ओवर 2m इसका स्क्वायर रूट माइनस सिग्मा डॉट पी ओवर माइनस ई प्लस एम काई आर और काई आर। दिस इज फॉर आर इज इक्वल टू, अच्छा 3 4 आप कहने की जरूरत कोई नहीं है, आप भी 1 2 ही कह सकते थे, क्योंकि जब आपने v डिफाइन कर लिया तो ठीक है ना, ये बात क्लियर है ना। अच्छा, ये हम कर चुके थे अभी तक सारा। आज मैं एक चीज सॉल्व करता हूं आपके लिए। पहले देखते हैं कि वी आर किसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। आपको याद है वी आर के लिए पार्ट क्या था, मैं साई ऑफ एक्स लिखूं अगर वी आर के लिए, तो वो ये था ना, उसमें जो एक्सपोनेंशियल आता था उसमें जो साई आर आता था ना, सो फॉर दिस पार्ट जो साई आर आता था वो था d3p ओवर 2 पाई टू द पावर 3/2 e टू द पावर योटा p डॉट एक्स, क्योंकि दूसरे के लिए e टू द पावर माइनस योटा p डॉट एक्स है, तो याद है ना आपको। और यहां पर क्या बनता था, वी आर ऑफ p। अच्छा, अगर इसको पुट करते हैं आप आयोटा d स्लैश माइनस एम में, तो क्या बनेगा। अगर इसके लिए आप ट्राई करेंगे सॉल्यूशंस निकालने, तो क्या बनेंगे वो। इसमें क्या था, इसके लिए तो आपको याद है ना, इसमें आपने, चले ये लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं माइनस था इसमें, यहां पे 1 2 वाले के लिए। अब खैर है, कोई बात। इसमें क्या आएगा, बिल्कुल ठीक है, इससे आएगा आयोटा डी स्लैश माइनस एम, ठीक है, इंटेग्रल d3p ओवर 2 पाई टू द पावर 3/2 e टू द पावर आयोटा p डॉट एक्स इंटू वी आर ऑफ p। तो जब इस पे लगेगा तो आयोटा p आ जाएगा, और ये 0 के बराबर है ना, क्योंकि ये 0 है। अब यहां से जब उतारेंगे तो आयोटा p म्यू उतरेगा ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, आयोटा गामा म्यू इंटू आयोटा p म्यू माइनस m टाइम्स वी आर ऑफ, जी कुछ गलत किया हमने, प्लस है ना, इसमें वी आर वाले में प्लस था, p को माइनस, नहीं p में माइनस p से रिप्लेस किया था ना, क्योंकि एनर्जी तो नेगेटिव थी ना, तो एक नेगेटिव पार्ट आ गया था ना ऑलरेडी, तो इसमें ये आता था। तो ये क्या बन गया, ये बन गया p स्लैश माइनस m वी आर ऑफ p इज इक्वल टू 0, या फिर ये बराबर है p स्लैश प्लस m। तो दोनों की इक्वेशन में एक फर्क है, इस वाले पार्ट के लिए आता है, अब आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं,
एक है P स्लैश प्लस एम वी आर ऑफ P इज इक्वल टू 0 और एक है P स्लैश माइनस एम यू आर ऑफ P इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आपके पास, एंड ये वी आर पार्ट के लिए यहां प्लस आता है जबकि यू आर पार्ट के लिए यहां माइनस आता है। कोई सवाल? सब क्लियर है? जी जी जी। हाँ नहीं नहीं U1, अच्छा मैं आऊंगा इस चीज के ऊपर ना, मैं इस चीज के ऊपर थोड़ी देर में आता हूं। एक चीज बनाता हूं, आपको सब कुछ उससे क्लियर हो जाएगा। जुनेद, इसमें सिर्फ ये था कि अगर इसमें काई 1 जो हो वो 1 0 हो, यानी ठीक है, उस पर अगर सिग्मा डॉट पी लगाएं तो स्पिन अप ही रहेगा ना, ये सिग्मा 3 वाले की वजह से। अगर पी को जेड एक्सिस के अलॉन्ग ले लें आप सिर्फ, तो ये 1 0 ही रहेगा। सिमिलरली इसके लिए उससे उलट है, क्योंकि इसमें ऊपर वाला 1 0 है, नीचे मोमेंटम का पार्ट आ रहा है, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जिस तरह ये और ये एक जैसे हैं लेकिन फ्लिप होके आ रहे हैं। इस तरह ये एक सेंस है सिर्फ, लेकिन अभी मैं जो चीज निकालूंगा वो सब क्लियर कर देगी। ठीक है, अभी मैं लिखता हूं इसको। एक ये हम लास्ट टाइम कर चुके थे सिवाय इस पार्ट के, ये जो नीचे की 3 लाइन है, बाकी सारा कल किया था हमने। इसलिए अगर कोई सवाल है यहां तक तो प्लीज पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन, कोई कमेंट हो किसी का? ऑलराइट, गुड, चले नहीं है तो अच्छा, एक चीज आज कैलकुलेट करते हैं, एक छोटा सा कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट। एक चीज मैं डिफाइन करता हूं, लैम्डा, एक बड़ा सा लैम्डा है ये, प्लस ऑफ पी, जो कि है समेशन अपॉन आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक। मैं इसकी डेफिनेशन सिर्फ देख लूं, बाकी कैलकुलेट खुद ही करूंगा। यू आर ऑफ पी, यू बार आर ऑफ पी। आपको पता ना यू बार क्या था? कॉन्जुगेट स्पिनर था ना, यानी ये उतना ही ठीक है जितना ये लिखा हुआ है कि दिस इज इक्वल टू समेशन अपॉन आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक यू आर ऑफ पी, यू डैगर ऑफ पी, गामा 0। गामा 0 ऊपर लिखे नीचे लिखे फर्क नहीं पड़ता, गामा आई का ऊपर नीचे का फर्क है, ऊपर वाला आई नीचे वाले के माइनस के बराबर है। अच्छा, आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक। अच्छा, अब इनके मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के जरा खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या जवाब बनता है। यू आर ऑफ पी किसके बराबर था? ई प्लस एम ओवर 2m। इसमें भी डैगर में भी वही चीज आएगी, तो क्या इसमें सिर्फ एक चीज आपने नहीं भूलनी। अच्छा, लेकिन पहले इस तरह करें, यू डैगर कैलकुलेट कर लें जरा। यू डैगर ऑफ पी किसके बराबर? अभी तक मैंने लिखा नहीं था ना, ये है ना ई प्लस एम डिवाइड बाई 2m, इसका स्क्वायर रूट, और ये क्या बनेगा? सिग्मा नहीं सॉरी काई आर का डैगर, नहीं काई आर और सिग्मा डॉट पी ओवर ई प्लस एम काई आर, इसका डैगर। अच्छा, अब ये मैट्रिसेस हैं ये वाले, और मैट्रिसेस को जब आप लेते हैं तो ये अपनी जगह बदलते हैं, और एक कॉलम मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स बन जाता है अगर आप उसका डैगर लेते हैं। तो इसका डैगर देखिए क्या बनेगा। सो दिस इज इक्वल टू ई प्लस एम ओवर 2m, इसका स्क्वायर रूट। जी जी बिल्कुल ठीक है, काई आर डैगर बिल्कुल सही हो गया, काई आर डैगर। ये भी ऐसे भी जगह बदलेंगे, एक टर्म आएगी काई आर डैगर सिग्मा डॉट पी ओवर ए प्लस एम। ठीक लिखा? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसको गामा 0 से जरा भी देनी है ना। हाँ हाँ, ब्यार्कन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जैक्टली। तो अगर आप यू बार कैलकुलेट करें, यू बार ऑफ पी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एक गामा 0 से जरब देनी पड़ेगी, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? यू डैगर ऑफ पी, गामा 0 क्या है? 1 0 0,
-1। मैंने इसलिए इसकी फॉर्म लिख दिया ताकि ये मल्टीप्लाई होने में आसानी हो जाए। तो यहां से आ जाएगा e प्लस m ओवर 2m, इसका स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, पहली रो को पहले कॉलम से ज़रब देंगे, जरा साइन ठीक लिखवाइएगा। तो ये बन गया काई आर डैगर माइनस काई आर डैगर। अच्छा, आपने देखा है यहां पर मैंने कि P का डैगर जो है ना वो P के बराबर लिखा है क्योंकि हर्मिशन ऑपरेटर था, और सिग्मा का डैगर मैंने, यानी ये नहीं भूलना कि ये मैंने इनके डैगर नहीं लिए थे, लेकिन ये भी हर्मिशन था, ये भी हर्मिशन था, और द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज अ हर्मिशन ऑपरेटर, अगर वो इंडिविजुअली भी हर्मिशन है तो। सिग्मा डॉट P ओवर E प्लस M। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का यहां तक? अच्छा जी, अब जरब दे दें इसको u बार को, देखें जरा क्या बनता है। u ऑफ P u बार। अच्छा, मैं इसके साथ ना एक r नहीं लिख रहा, गलती से यहाँ r नहीं लिख रहा, बस ठीक है, कोई नहीं, लंबा काम नहीं करना पड़ा। u r ऑफ P u r बार ऑफ P और सम ओवर r इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक। क्या जवाब आएगा जी? u r ऑफ P लिखा हुआ है ये वाली चीज, तो क्या होगा? e प्लस m और 2m तो दोनों के पास है, यू आर ये लिखा हुआ है। एक दफा लिख दूं अगर आप कहें तो, एक दफा लिख लेते हैं चलें, ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाए। काई आर सिग्मा डॉट P ओवर E प्लस M काई आर इंटू ये चीज काई आर डैगर माइनस काई आर डैगर सिग्मा डॉट P ओवर E प्लस M सॉरी ये चीज होगी ना। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? ज़रब देंगे तो ये 4/4 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना। अगर ऑर्डर मैटर कर रहे हैं यू, इसीलिए यू बार U1 नंबर होता है और यू बार नंबर नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा नॉर्मलाइजेशन यू उस उल्टी लिखी थी, याद है ना आपको, यू बार यू से लिखी थी ताकि नंबर निकले। ओके गुड, चलें तो क्या आ गया इसका आंसर? सो दिस इज इक्वल टू, सो अच्छा लैम्डा प्लस फिर क्या बन गया? सो लैम्डा प्लस ऑफ P इज इक्वल टू E प्लस M। एक मैं बहुत डिटेल से कर रहा हूं, बाकी चीजें अच्छा अब काफी असाइनमेंट्स की जाएंगी आपको हर लेक्चर में, थोड़ी ना, एक चीज मैं करूंगा बाकी आप करेंगे। हाँ सही कह रहे हो, एक ऐसी जिंदगी जिसमें इम्तिहान ना हो, क्या मजे की जिंदगी होगी ना। हाँ सही कह रहे हो। काई आर और काई आर डैगर, क्या करूं मैं अब? समेशन अपॉन आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक। एक दफा मैं समेशन r इज इक्वल टू 1 से 2 लिखूंगा, वरना समेशन अपॉन r ही लिखूंगा अगली टर्म्स में। काई आर डैगर, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, सर नीचे लिखना था। ओके, बोर्ड जरा गंदा साफ है लेकिन चलें। क्या मैंने सेल्फ कंट्राडिक्टरी जुमला बोला ना, बोर्ड जरा गंदा साफ है ना। बिल्कुल ऐसे कहते हैं ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले आए, सिग्मा डॉट P ओवर E प्लस M। अच्छा यहां पर भी समेशन अपॉन R है, सिग्मा डॉट P ओवर E प्लस M समेशन अपॉन R काई आर डैगर और माइनस सिग्मा डॉट P ओवर E प्लस M
अब तो मैं भूल गया हूं क्या लिख रहा था, समेशन अपॉन आर काय आर डैगर और सिग्मा डॉट पी ओवर एग्री करते हैं मेरी इस बात से नहीं? जी कुछ गलत कर दिया जी। हाँ अब कर लूंगा ना, मैंने कहा अब एक दफा लिख के दिखा दिया ना, पता वरना पता नहीं चलना था कि काई आर किधर आता है। मैंने बहुत दफा गलतियां की, काई आर की जगह नहीं बदलता वो करता था, फिर इधर लेके आने में मैंने गलती की। लेकिन जैसा जुनेद ने कहा ना, चले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। समेशन अपॉन आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक काई आर डैगर, ये करके रख लेते हैं। चले इधर बोर्ड के इस हिस्से में ये किसके बराबर आ गया, काई 1 डैगर प्लस काई 2 डैगर। काई 1 किसके बराबर है, 1 0, और ये किसके बराबर है, 1 0 के। डैगर भी उसका उसी के बराबर है, सिर्फ रो और कॉलम बदल जाएंगे। प्लस 0 1, ऑर्थोगोनल बेसिस हैं वैसे भी, खैर तो आइडेंटिटी देंगी। टोटल 2 ही पॉसिबिलिटियां, तो आइडेंटिटी देना है उन्हें, और क्या देने हैं। तो 1 0 0 1, सो दिस इज इक्वल टू दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन 2x2 या 2x2 ही है ये, क्योंकि सिग्मा भी तो 2x2 है ना। इसका मतलब है ये भी आइडेंटिटी हो गया, ये भी आइडेंटिटी हो गया, ये भी आइडेंटिटी, चारों आइडेंटिटी हो गए। तो क्या आंसर आ गया फिर, E प्लस M ओवर 2M 1 माइनस सिग्मा डॉट P ओवर E प्लस M, ठीक है ना, इनटू सिग्मा डॉट P ओवर E प्लस M। और आपको पता है ना कि सिग्मा डॉट पी को मैंने P स्क्वायर लिखा था, याद है ना आपको, ये याद है ना आपको, सिग्मा डॉट पी मैंने P स्क्वायर लिखा था, तो ये बन गया माइनस P स्क्वायर ओवर E प्लस M। अब मैं बार बार नहीं कर रहा, सिग्मा आई सिग्मा जे बनाना था, उसके बाद उसको सिग्मा डेल्टा आई जे प्लस एक सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक का सम लिखना था। एग्जैक्टली तो P स्क्वायर किसके बराबर है अब, E स्क्वायर माइनस M स्क्वायर के बराबर है, ये वाली चीज। यानी P स्क्वायर जो है, P स्क्वायर इज E स्क्वायर, ठीक कह रहा हूं मैं, पूरा गलत नहीं कह रहा, E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर, तो E स्क्वायर माइनस M स्क्वायर है, ठीक कह रहा हूं मैं। चले अच्छा, इस E प्लस M को मैं अंदर ले आता हूं ताकि थोड़ा सा साफ हो जाए। तो आंसर क्या आ गया, 1 ओवर 2M। अब इसकी बड़ी खूबसूरत फॉर्म बनेगी, जो सैकी राय की बुक देखें, पेस्कन की देखें, बेयॉर्कन एंड ट्रेल देखें, सब में लिखा E प्लस M, इससे कट गया, माइनस सिग्मा डॉट P रह गया, यहां पर क्या रह गया, सिग्मा डॉट P रह गया। और यहां देखें ये E प्लस M से E प्लस M कट गया ना, लेकिन एक चीज मैंने गलत की है, यहां पर इसका स्क्वायर था, तो क्या हुआ, ये दो एक कट गया, एक रह गया, जो एक रह गया उसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको E प्लस M और E माइनस M लिख सकता हूं ना। अब देखें ये E प्लस M एक स्क्वायर से कट गया, एक E प्लस M जो रह गया था इससे कट गया, तो इसकी जगह क्या आ गया, माइनस E माइनस M। ये ले जी, कितना छोटा सा जवाब आ गया। ये पता क्या लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें तो क्या लिखा हुआ है स्लैश नोटेशन में, हाँ बिल्कुल, ये लिखा है 1 ओवर 2M P स्लैश प्लस M। बेशक देख लें, गामा 0 P 0 माइनस गामा I P I, यही बनता है गामा I P I से। गामा 0 P 0 से ये वाला E प्लस होना चाहिए, डायगोनल वाला दूसरा माइनस होना चाहिए, माइनस आ गया, M दोनों में ऐड ही हो रहा है, परफेक्टली फाइन। ये आ गया 1 ओवर 2M P स्लैश प्लस M। एक छोटा सा काम आप और करें जरा, वो काम ये करें, आपके यही प्रोडक्ट वी बार के लिए कैलकुलेट करें।
अच्छा, अगर आप ये कैलकुलेट करें ना यहां से कि अभी तक मैंने कोई चीज नहीं कही कि V क्या है, U क्या है, अभी तक मैंने इनका जिक्र तक नहीं किया, सिर्फ ये कहा है कि ये 4 कंपोनेंट स्पिनर्स हैं, बाकी मैंने कोई चीज नहीं कही इसके अलावा, सिवाय कल के लेक्चर में थोड़ा सा एंड पे कहा कि अगले लेक्चर में ये बात करेंगे। अगर आप ये कैलकुलेट करें लैम्डा माइनस ऑफ पी, तो क्या बनता है ये मैं इसके लिए कह रहा हूं, समेशन R इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक वी आर ऑफ पी वी आर बार ऑफ पी। तो ये पता क्या बनेगा 1/2m, ये बनता है p स्लैश m माइनस m बनता है, माइनस p स्लैश प्लस m बनता है, देख लीजिएगा। मैंने खुद नहीं कैलकुलेट किया अभी, लेकिन मेरा ये मानना है कि माइनस p स्लैश, मैं बताता हूं क्यों, मेरा ख्याल है ये होना चाहिए था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पता है मुझे कैसे याद है ये वाली चीज, अगर आप दोनों को ऐड करें, दोनों को, लैम्डा प्लस ऑफ पी प्लस, मैं 1 से रख के भी सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकता था, तो ये क्या बनता है 1/2m इंटू, एक बेसिस में 2 ही प्रोजेक्शंस बन सकती थी ना, तो लेकिन टोटल आंसर तो 1 नहीं आना, सब कुछ प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए था, इसका मतलब है टोटल आंसर 1 हो गया। ये वो चीज है जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्टर्स हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स हैं। इसका मतलब है अगर आप लैम्डा प्लस को किसी स्टेट पे लगाएंगे और u और v आपस में ऑर्थोगोनल हैं, यानी u और v आपस में इंडिपेंडेंट है, u का v के साथ जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ली जाएगी तो जवाब 0 होगा, v का u के साथ जब भी मल्टीप्लिकेशन ली जाएगी जवाब 0 होगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है अगर किसी भी स्टेट पे लैम्डा प्लस लगाएंगे तो वो उसमें से u वाला पार्ट दे देगा, और किसी भी स्टेट पे अगर लैम्डा माइनस लगाएंगे तो आपसे उसका v वाला पार्ट दे देगा, अदरवाइज उसके पास दोनों पार्ट्स मौजूद हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा जरा गौर करें, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिल्म को रिवाइंड करते हैं। हमने कहा यूपी और वीपी में फर्क सिर्फ इतना है कि वीपी में पी को माइनस पी करने से जवाब आ जाता है, एनर्जी तो ऑलरेडी नेगेटिव है, वो हमें यहां भी नजर आ रहा है, एनर्जी भी नेगेटिव है ऑलरेडी और पी को माइनस पी करने से काम हो गया था। अब यहां एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, हम कहते हैं लैम्डा प्लस पी इज अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर फॉर यू एंड यू रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स। इनकी आपको याद है यू हैज अ पॉजिटिव एनर्जी, तो दीज आर द पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स, ये उनके लिए प्रोजेक्टर है, एंड दिस इज द प्रोजेक्टर फॉर द नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स। लेकिन अभी तक हमने नेगेटिव एनर्जी को जुबान नहीं दी कि ये क्या है, अभी तक नहीं हमने बताया कि नेगेटिव एनर्जी से क्या मुराद है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है थ्योरी का। देखें कैसे है प्रॉब्लम, मैं थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं, बाकी जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो जाके जो पिछले एडवांस के भी लेक्चर्स उनमें भी दे सकते हैं, वरना बुक्स में भी ऑर्गन एंड 12 वगैरह में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, पर एक समझ नहीं आती इतने आराम से। ये कहता है वैक्यूम स्टेट है, फर्ज कीजिए ये ग्राउंड स्टेट आप मान के चलते थे, ऑर्डिनरी एटम में आप ये ग्राउंड स्टेट मानते थे ना, आप कहते थे ये वैक्यूम है, इसके ऊपर क्या थी, सारी पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स थी, ये प्लस ई है, ये प्लस 2e है, लेट्स से ये प्लस 3e है। अब क्या मसला बना है, अब मसला ये बना है कि एक आपके पास एक नहीं बल्कि देयर आर द इनफाइनाइटली मैनी नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स। इसका मतलब है फर्ज करते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो इस एटम में है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पड़ा है, वो गिरते गिरते इधर भी आ सकता है, इधर से फिर इधर चला जाएगा, ये तो कभी रुकेगा ही नहीं। इसका मतलब है ये हर दफा एक फोटोन रेडिएट करता जाए, क्योंकि हमने कहा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करता है तो फोटोन रेडिएट करता है, फोटोन रेडिएट करता है तो उसे गिरते 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 कई स्टेट्स में पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब एटम को स्टेबल ही नहीं होना चाहिए, दिस इज अ कैटास्ट्रॉफिक प्रॉब्लम।
इसका सोल्यूशन दिया डिराक ने। डिराक ने कहा फर्ज कीजिए ये नेगेटिव एनर्जी स्टेट जैसे सी ऑफ पार्टिकल्स है, सी ऑफ स्टेट्स है, और एवरीथिंग इज परफेक्टली फिल्ड। यहां पर हर चीज जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत फिल्ड है, कोई वेकेंसी मौजूद नहीं है। अब हम फर्ज करते हैं कहीं से एक फोटॉन आता है, वो इधर से इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और इसको उठा के इधर ले जाता है। इसका मतलब है उसने इसकी एनर्जी को चले मान लेते हैं कि जी रेज किया है, कि इसमें किस चीज की कमी हो गई है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, एक विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम एक पॉजिटिव चार्ज का इजाफा हो गया है। क्यों? विद रिस्पेक्ट, पहले वैक्यूम के हिसाब से इसका चार्ज फर्ज करें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे तो -2e था, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका चार्ज -e रह गया है। इसका मतलब है इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की कमी आ गई है या एक प्लस चार्ज आ चुका है फालतू इस पे। एट द सेम टाइम इसकी अगर एनर्जी पहले -2e थी तो अब e रह गई है। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इसकी एनर्जी अब पॉजिटिव हो गई है, +e का इजाफा हो गया है। ये जो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन चार्ज और अपोजिट टू द एनर्जी है, ये होल कहते हैं इसको। दिस इज द डिराक होल थ्योरी। और फिर इसको डिराक ने नाम दिया कि ये पॉजिट्रॉन है। बाद में उसने नहीं कहा, अपने डिराक वाज वेरी कंजर्वेटिव टू गिव नेम्स टू डिफरेंट थिंग्स। उसने नहीं पॉजिट्रॉन का लफ्ज इस्तेमाल किया, उसने कहा दिस इज डिराक होल थ्योरी। ये बाद में पॉजिट्रॉन का नाम शायद पॉली ने दिया था, ठीक है। तो डिराक ने नहीं कहीं पॉजिट्रॉन कहा, यानी उसने कहा एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन से अपोजिट चार्ज और इलेक्ट्रॉन से अपोजिट उसकी एनर्जी, उससे यानी क्वांट ऑफ एनर्जी बिल्कुल उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन लेके ऊपर चला गया है, उसी की डेफिशिएंसी हुई है। अब देखें, इसलिए इसको डिराक सी कहते हैं क्योंकि इसमें सारे के सारा फील्ड है, कोई वैकेंसी है ही नहीं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन यहां पे है वो कभी भी इसमें नहीं गिर सकता, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से इसने परफेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। लेकिन ये प्रॉब्लम फिर आया था, दोबारा राइज हुआ था, जिस वजह से ये अगर बोझान होते तो क्या था। हाँ हाँ, एग्जैक्टली स्टॉप गैप, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। हाँ लेकिन वो हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, हमने कहा जहां पर भी है हमें आप कहीं हाथ डालेंगे तो सबसे पहले तो वही हाथ आएगा जो सबसे ऊपर पड़ा है। तो मैं ऊपर वाले में हाथ डालूंगा तो सबसे पहले तो मुझे बहुत नीचे वालों में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, वो तो पड़े वो भरे हुए हैं यार, वो एग्जैक्टली हमने बस कहीं ना कहीं तो रुकना ही है ना, वो तो हमारा मसला है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है जुनेद, इससे ज्यादा बड़ा फंडामेंटल। अगर बोझान होते तो क्या था, वो तो एक स्टेट में इनफाइनाइटली में नहीं आते थे। एग्जैक्ट, वो तो हाँ, वो तो इस स्टेट में सारे आ सकते थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो कोई नहीं था। और वो तो इतने रिसेप्टर्स हैं, वो कहते हैं जितने भी आना है मेरे साथ आ जाओ भाई, खैर है, तुमने भी आना है तुम भी आ जाओ, आपने भी आना है आप भी आ जाओ। कहता है मैं तो एक स्टेट में सारे रख सकता हूँ। ये पॉली नहीं किसी को अपने साथ बैठने देता ना, बाकी तो बिठा लेते हैं अपने साथ, कोई हर्ज नहीं। तो ये प्रॉब्लम फिर भी राइज हुआ था। दूसरा प्रॉब्लम इस बात की वजह से राइज हुआ था कि इसकी ज्यादा बेहतर पिक्चर क्वांटम फील्ड थ्योरी ने दी थी। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है जब आपने यहां कोई वैकेंसी क्रिएट हुई है आपके पास, तो इसका मतलब है यहां कोई चीज फना हुई है तो यहां पैदा हुई है ना। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन एंड एनहिलेशन। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी ने इसको जबान दी थी बाकायदा प्रॉपरली कि अगर एक पार्टिकल को आप क्रिएट करेंगे तो एट द सेम टाइम आप एक एंटी पार्टिकल को एनहिलेट करेंगे। फिर उसके लिए फाइनमैन और स्टुकलबर्ग ने एक दी थी इंटरप्रिटेशन के, जानने वाला पार्टिकल नजर आता है तो आने वाला एंटी पार्टिकल इस तरह नजर आता है, अदरवाइज दैट इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन। बस दिस इज फाइन। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है किसी एनहिलेशन ऑपरेटर के बगैर किसी क्रिएशन ऑपरेटर का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि फील्ड अगर कहीं से कोई पार्टिकल क्रिएट करेगा तो कोई ना कोई चीज उसी जैसी एनहिलेट भी करेगा। दैट बिकॉज फील्ड थ्योरीज आर लोकल। तो लोकली यू हैव टू कंजर्व द चार्ज and you have to conserve the energy. Exactly. उलट हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये समझ आ गई डिराक सी है क्या, प्रॉब्लम समझ आ गया, क्वांटम फील्ड थ्योरी की जरूरत क्यों आई ये भी समझ आ गई है। अब ये जो जिसने एडवांस क्वांटम का लेक्चर सुनना है, इस पे पूरा लेक्चर हमने जाया किया हुआ है। मैंने पूरी कैलकुलेट की थी, -2 mc² एनर्जी बनती है वगैरह वगैरह। हाँ तो हाँ वो अब देख लीजिएगा वहाँ से जाके ना, ठीक है, जिसमें कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि इतना पीछे नहीं जाया जा सकता ना। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मसला है,
और मसला क्वांटम फील्ड थ्योरी ही हल करती है। ये मसला जो आया था क्वांटम फील्ड थ्योरी का नहीं था, ये एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का था। क्वांटम फील्ड थ्योरी तो कहती है ये कुछ नहीं है जो आप लिख रहे हैं, ये अकेला अकेला साई करके, ये नहीं है। हर पार्टिकल के पास एक एंटी पार्टिकल मौजूद है। अच्छा, मैं ये क्यों प्रोजेक्टर्स निकलवाया आपको, इसकी एक वजह है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन हमने इसको कहाँ एनकाउंटर किया। जिस तरह एक एटम होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये अब ताल्लुक आपके लेक्चर से नहीं है, जस्ट मैं आपको एक मोटिवेट कर रहा हूं कि मैं क्या क्या कहना चाहिए, क्यों ये प्रोजेक्टर्स को हम कैलकुलेट करते हैं और इनकी ये फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है। आज से कई साल पहले कैलकुलेशन की गई। कैलकुलेशन कुछ इस तरह से की गई कि फर्ज करते हैं एक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन का बड़ा भाई है म्यू1, वो एक एटम है, हाइड्रोजन एटम है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालें और उसकी जगह म्यू1 रख दें तो वो एक म्यू1 का एटम बन जाएगा। वो म्यूआनिक एटम क्या करेगा, उसका बोहर रेडियस छोटा होगा क्योंकि बोहर रेडियस गोज एज 1/, मैस। इसका मतलब जितना ज्यादा मैस से पार्टिकल घूमने चाहेगा उतने ही छोटे रेडियस में आएगा। जी एग्जैक्टली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है उसकी बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस। इसका मतलब है जितनी ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी ही न्यूक्लियस की शक्लो सूरत भी देखेगा, कैसा है, बाल निकले हुए हैं, नहीं है, वरना दूर से तो ऐसे गंजा सा न्यूक्लियस नजर आता है ना उसको, तो ठीक है। लेकिन यहाँ वो देखता है नहीं कुछ क्रिंकल्स विंकल्स हैं, डेंसिटी डिपेंड करती है, डेंसिटी उसकी देखेगा किस किस्म के, ठीक है, क्लोज टू दैट पॉइंट। अच्छा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह कैलकुलेशन की गई थी एक बाउंड म्यूऑन को जब डिके कराया गया बाउंड इलेक्ट्रॉन में, कि म्यूऑन डिके करे क्योंकि हैवी है, इलेक्ट्रॉन में चला जाए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जुड़ा रहे और 2 न्यूट्रिनोस चले जाएं। इस कैलकुलेशन को किया गया सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी पार्ट को लेके। इस कैलकुलेशन को कई साल पहले किया गया। पॉजिटिव एनर्जी पार्ट को इसलिए लिया गया कि अगर आप एक बाउंड स्टेट का वेव फंक्शन लिखें और उसमें पॉजिटिव एनर्जी पार्ट ही लें, उसकी नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, आप देखते हैं कि जो पॉजिटिव एनर्जी पार्ट का कांस्टेंट आता है ना, जो कि सीरीज जो सोल्यूशन लिखते हैं जनरल सोल्यूशन, वो 99.6% है। तो उन्होंने कहा ठीक है, नेगेटिव एनर्जी कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर भी दें तो खैर है, रिजल्ट्स ठीक आएंगे। बहुत सालों बाद हमने उस कैलकुलेशन को दोबारा से रिवाइव किया और यह प्रूफ किया कि नहीं, ये अजम्पशन ठीक नहीं है। छोटे न्यूक्लियस के लिए तो ठीक है जिनका चार्ज कम हो, लेकिन जितने हैवी न्यूक्लियस पे जाएं तो ये अजम्पशन होल्ड नहीं करती, इवन दो नॉर्मलाइजेशन उतनी रहती है, बट नेगेटिव एनर्जी पार्ट फिर भी टेक पार्ट करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इंटरफेरेंस टर्म। एंड वी प्रूव्ड दैट फॉर द हैवी न्यूक्लाई द डिफरेंस इज अराउंड 30 to 40%, 20-22 साल बाद। और उसमें हमने ये प्रोजेक्टर्स ही यूज किए थे, लैम्डा माइनस और लैम्डा प्लस। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है ना, इसका मतलब न्यूक्लियस की एक अब बाउंड स्टेट है, बाउंड स्टेट में जब कोई डिके करती है ना चीज, तो न्यूक्लियस कोई ना कोई फोटोन कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करता रहता है। हमने देखा कि, और वो जो कैलकुलेशन आती, अच्छा इस तरह सोचो, जी बिल्कुल, आप इस तरह सोचो कि एक होती है टाइम डायलेशन का फैक्टर। टाइम डायलेशन अगर आप न्यूक्लियस के लिए गिर्द घूमने वाले चार्ज के लिए कैलकुलेट करो तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन नंबर पे भी डिपेंड करती है। वो होती है 1 - z अल्फा स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट। जितना z बढ़ता जाए उतना v में चेंज ज्यादा आता जाता है, ठीक है। इसका मतलब टाइम डायलेशन, टाइम रिलेटेड है डिके रेट से। अब z बढ़ता जाएगा तो डिके रेट बदलता जाएगा। डिके रेट बदलता था, उन्होंने जब पॉजिटिव एनर्जी पार्ट से कैलकुलेट किया तो उन्होंने जो डिके रेट निकाला, और जब हमने नेगेटिव एनर्जी कंट्रीब्यूशन शामिल की तो उससे 40% डिफरेंट था हाई न्यूक्लियस के लिए। तो हमने ये प्रूफ किया कि नेगेटिव एनर्जी इवन दो कंट्रीब्यूट नहीं करती नॉर्मलाइजेशन में इतना, इवन देन आती है। फिर उसको जस्टिफाई किया, और जस्टिफिकेशन क्या थी उसकी? इंटरफेरेंस टर्म। हाँ एग्जैक्ट, वो इंटरफेरेंस टर्म्स आर ह्यूज। तो ये एक पेपर है, हम 2000 नहीं, ये स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट्स भी पेपर कर सकते हैं, आसान सा कैलकुलेशन थी जो हमने की थी। ये की थी हमने 2020 में या 21 में, मुझे अब याद नहीं है, इसी के अराउंड है। हाँ रिसेंट ही है, हाँ एग्जैक्टली वो। लेकिन जो पहली कैलकुलेशन की गई थी गलबा वो 1990 में की गई थी या 1996 में, समथिंग लाइक, और बड़े मशहूर बंदों ने की थी, वो बड़े ही फेमस पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं, और उन्होंने जिस तरह की थी ठीक है। फिर हमने साबित किया कि अगर हम अपनी नेगेटिव एनर्जी कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर दें तो वो जवाब भी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसलिए ये प्रोजेक्टर पढ़ाने का पर्पस था कि लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस की जरूरत क्यों है। जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं ना इस कोर्स में, अमूमन स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो हमने कोर्स पढ़ा था वो तो कहीं रिसर्च में यूज ही नहीं होता। मसला एज इट इज थोड़ा यूज होना है, लोग यूज कर गए तो यहां तक पहुंचाया उन्होंने।
एग्जैक्टली, उसको रिसर्च करना है आपने, एग्जैक्टली, और रिसर्च करना है आपने उसको ना। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये टूल्स हैं आपके पास। किसी ने भी कोई काम सीखना तो पहले टूल्स इस्तेमाल हों, करेगा तो सीखेगा ना, वरना तो नहीं कहेगा कि जाके मैं मुंह से नट खोल दूंगा, है ना। कोई क्वेश्चन हो किसी का, या कोई भी चीज आप और मुझसे चाहे मैं रिपीट कर दूं। अब देखिएगा सारी लाइंस वही फील्ड थ्योरी वाली हम लेंगे। क्या किया था हमने, अगला स्टेप क्लाइंट गार्डनर के सॉल्यूशंस ऐसे ही 2 निकाले थे, प्रोजेक्टर्स नहीं निकाले थे, निकाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, वहां जरूरत नहीं थी, स्पिन नहीं थी। उधर भी हमने दोनों सॉल्यूशंस लिखे थे प्लस करके, एक कोएफिशिएंट था, दूसरे का दूसरा कोएफिशिएंट था। कॉम्प्लेक्स स्केलर के लिए क्वांटाइज किया था, पार्टिकल पैदा किए, कोरिलेशन फाइंड किया, प्रोपेगेटर बनाया, प्रोपेगेटर को यूज करके विक्स थ्योरम यूज किया और फाइनमैन रूल्स बनाए। अगले 3-4 लेक्चर्स में मैं ये सारा कुछ इसके लिए क्विकली कर लूंगा, क्योंकि अब मुझे बताना नहीं है मैं क्यों कर रहा हूं, अब आपको पता है मैं क्यों कर रहा हूं, तो इसे 3-4 लेक्चर्स में मैं ये कंप्लीट कर दूंगा। कोई क्वेश्चन हो किसी का यहां तक तो प्लीज पूछ लें। अच्छा, मैं जल्दी से ना अब एक चीज लिखता हूं, ट्रस्ट में मैं आपको पूरी की पूरी अब एक मिसाल एक दे सकता हूं कैलकुलेशन करने के लिए। आपके लिए एक फाइनल टर्म प्रोजेक्ट है, फाइनल टर्म प्रोजेक्ट से मुराद है जो फाइनल एग्जाम के लिए है। ये जितना कुछ मैंने स्पिन 0 और स्पिन 1 हाफ के लिए किया ना, आपने स्पिन 1 पार्टिकल के लिए जाके करना है। ये आपका फाइनल टर्म का प्रोजेक्ट है। फोटॉन लेना है, उसके फील्ड को क्वांटाइज करना है, उसका प्रोपेगेटर निकालना है, दैट्स ऑल। ये आपका टर्मिनल का 15 नंबर का सवाल है, ठीक है जी। अच्छा, अभी तक तो कोई चीज क्वांटाइज नहीं थी ना, है ना, अभी तक तो सॉल्यूशंस थे ना। अब मैं क्वांटाइज करूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिराक फील्ड। जी 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 हाँ, प्योर रिलेटिविस्टिक हो जाती है, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं थी ना रिलेटिविस्टिक। कहते हैं कि अगर आप टाइम एक साइड पे रखा हुआ है तो आप टाइम को उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे नॉन रिलेटिविस्टिक ट्रीट होता है। आप ऐसे करें जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से कर सकते हैं उसको, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप टाइम के अंदर ही चीजों की एवोल्यूशन देखते हो, लेकिन जब आप कोवेरिएंट फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर देते हो तब आप बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए नहीं मैंने लिखा ए म्यू डी म्यू। ए अगर जाएगा टाइम उधर तो साथ में कोई गामा टाइप चीज लेके जाएगा, वैसे नहीं जाएगा, क्योंकि इनवेरियंस तभी होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो ऐसे लगता है जैसे मैं एक ऐसे स्पेस और टाइम को जुदा कर सकता हूँ, जब जुदा कर सकता हूँ तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा के सॉल्व कर सकता हूँ, पर मैं तो ऐसा नहीं कर सकता था ना। एग्जैक्टली मैट्रिक्स इक्वेशन बनाई थी ना, इसीलिए बिल्कुल, इसलिए देखा नहीं मैंने कहा ए म्यू होगा, शुरू लेक्चर जहाँ से किया, और फिर ए म्यू को मैंने कहा कि ये गामा म्यू बनेगा। एग्जैक्टली। और कोई सवाल भी किसी का? शाबाश, इस तरफ से कम सवाल आते हैं आपका। चलें जी, अब लिखते हैं साई ऑफ एक्स बगैर टोपियों के, लेकिन क्वांटाइजेशन का लफ्ज आ गया तो समझें कि टोपियां पहनी हुई हैं, एक दफा पहना लेते हैं। चलें जी, साई ऑफ एक्स बिल्कुल देखिएगा मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे वहां लिखता था, 1/2 पाई टू द पावर 3/2। एक दफा पहना ले टोपी। चले, डी क्यूब पी। अच्छा, पहले इसी के नीचे लिखता था लेकिन अब गलती से बाहर लिखना अब अच्छा लगता है मुझे, तो m/p0 अंडर रूट। अच्छा, ये m/p0 पता क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनकी नॉर्मलाइजेशन में 1/2m आता था, ताकि किसी तरीके से ये काट जाए। अगर आप वो देखें ना √2m वाला, तो √2m से m कट गया तो 2p0 ही बन जाता था, तो इसलिए m/p0 आता है। अंदर क्या बनेगा? 2 सॉल्यूशंस हैं, एक को मैं ऑपरेट ए बी नहीं यूज करता, सी और डी करता हूं, मैं सिर्फ प्लस माइनस साइन देखना चाह रहा हूं। एक मैं रखता हूं CR(P) UR(P) e⁻⁻i P.x प्लस DR dagger(P) VR(P) e⁻+i
पी डॉट एक्स। अच्छा, इसमें यह बात आप याद रखिएगा, इसमें समेशन है अच्छा ऐसा ना करें कि डमी इंडिसेस पे समेशन है, या लिख दूं एक दफा लिख देता हूं, चलो ये लो, r इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक ही। अब ये ले, कोई सवाल यहां तक हो किसी का? ठीक है। अच्छा, टोपियां पहनानी है तो किनको पहना सकते थे? इनको। मैं देख लूं एक दफा कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं। डी आर डैगर वी आर ऑफ पी, ठीक सही लिखा। एग्जैक्टली, टोपियां तो यही ऑपरेटर है। ये दो सॉल्यूशंस थे ना, e टू द पावर प्लस एयोटा पी एक्स, e टू द पावर माइनस एयोटा पी। जनरल सॉल्यूशन क्या है? दिस सॉल्यूशन विद सम वेट, दिस सॉल्यूशन विद सम वेट, और वेट की ही ऐसी चीज थी जिसको ऊपर हम टोपियां पहना सकते थे, बाकी तो सारी चीजें नहीं थी ना। तो सब कुछ बन गया अब आपके पास। अगर इसका डैगर गैमा जीरो करेंगे तो क्या बनेगा? साई बार ऑफ एक्स अगर कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा? ये साई डैगर गामा जीरो, तो क्या बनेगा? 1 ओवर 2 पाई टू द पावर 3/2 d3 ऑफ p। अभी मैं बताता हूं सी और डी करेंगे क्या। m ओवर p 0 अंडर रूट, सॉरी यार क्या है, समेशन अपॉन r इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक, सी आर डैगर ऑफ p यू आर डैगर टाइम्स गैमा जीरो क्या बन जाएगा? यू बार। तो यू बार ऑफ p e टू द पावर आयोटा p डॉट एक्स प्लस डी आर ऑफ p वी आर बार ऑफ p e टू द पावर माइनस आयोटा p डॉट एक्स। आप जुबान देते हैं सी आर और डी आर को। हम कहते हैं सी आर जो है ये क्या, किसका स्पिनर था? पार्टिकल का था। ये किसका स्पिनर था? एंटी पार्टिकल का। तो इसको देखते हुए हम नहीं कह सकते कि सी आर ऑफ पी दिस annihilates a particle with momentum p and spin r। इसका मतलब है एक पार्टिकल को मारेगा, क्योंकि इसके पास एक इंडेक्स r भी लगाया ना, और ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? स्पिन। क्यों लगाया था? वरना तो ये अजीब सी बात थी ना, स्पिन पे सम भी तो करना है ना किसी तरीके से। अच्छा, डी आर डैगर क्या करेगा? इट क्रिएट्स अ पार्टिकल विद मोमेंटम p एंड स्पिन r। अब आप देखें, साई अगर एक पार्टिकल को मारेगा तो एक एंटी पार्टिकल, ये वो चीज थी जो मैंने कहा था क्वांटम फील्ड थ्योरी बड़ी नेचुरली आपको देती है। सिमिलरली सी आर डैगर क्या करेगा? क्या करेगा? सी आर डैगर एक पार्टिकल क्रिएट करेगा जिसका मोमेंटम p और स्पिन r, और ये क्या करेगा? एनहिलेट करेगा। बिल्कुल सही, एनहाइलेट करेगा, जो मर्जी। एग्जैक्टली। यहां पर मैं जानबूझ के एनहिलेट का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाते हुए नहीं बिल्कुल करता। वहां पर मैं कहता हूं ये रेजिंग और लोअरिंग है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कोई चीज क्रिएट और एनहिलेट नहीं करती, ये करती है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं वहां पर ये लफ्ज रिजर्व रखता हूं। अगला स्टेप आपको याद है हमने क्या किया था? पूरी क्वांटम फील्ड थ्योरी रिवाइज होगी आपकी। हाँ, एनर्जी अवेलेबल थी तो गया था, यहां कुछ अवेलेबल नहीं था फिर भी निकल आता है। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा भाई, अगला स्टेप किसी को याद है क्या किया था हमने? बिल्कुल, कम्यूटेशन। सबसे पहले आपको याद है हमने ऑपरेटर्स ये निकाले थे, सी और डी। अच्छा, यहां इतने आराम से नहीं निकलेंगे, यहां पर इनकी फॉर्म निकालने के लिए जरा देखें मैं क्या करूंगा। अगर इस चीज को, ये जो चीज लिखी हुई है, इसको मैं इस चीज से कॉन्ट्रैक्ट करूं तो क्या जवाब आता है? ये कैलकुलेट करूंगा मैं। लेट मी डू इट लाइक दिस वन। मैं यार एक्चुअली प्लस माइनस साइन जरूर देखना चाहता हूं। मैं इसको इस चीज से करता हूं। याद है आपको वहां पर भी ये हमने d3x निकाला था ताकि x इंटीग्रेट हो जाए और सिर्फ p का फंक्शन रह जाए। तो आपने किया था d3x, ठीक है, इनटू
ये निकालना है तो इसके उलट वाले से ज़रब दी थी पी डॉट एक्स से। अब तो आपको ये भी खत्म करना है ना, और आपको पता है यू डैगर यू 1 हो शायद, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यू बार आर ऑफ पी गामा 0 साई ऑफ एक्स, ये चीज कैलकुलेट करूंगा। ये यू डैगर ही लिखा हुआ है ना, क्योंकि यू बार किसके बराबर है, यू डैगर गामा 0 के। तो मैं इसको जल्दी से कैलकुलेट करता हूं, तो दिस बिकम्स d3x e टू द पावर आयोटा p डॉट x। एक दफा लिख लेते हैं जी, क्या कह रहे हैं, ठीक लिखा है ना मैंने, सही लिखा, यू ऑफ ये माइनस पी वी के बराबर हो। कुछ मैंने गलत कर दिया जुनेद, क्या क्या करें, बिल्कुल वो हम यहां छुपा लेंगे बाद में, वो मान के चलेंगे कि एंटी पार्टिकल उल्टा चलेगा, देखिएगा हम फाइनल रूल्स लिखते हुए ये निकाल लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जुनेद, बाज बुक्स में यहाँ माइनस पी लिखा होता है, लेकिन हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जहां पर भी ये पी आ रहा है ना, इसका मतलब माइनस पी। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन मैं अमूमन ये कर लेता होता हूँ कि मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, एक ही जैसा लिख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि उल्टा चलेंगे, हम देखेंगे इसको भी, ठीक है जी। अच्छा, ये यू बार लिखा, गामा 0, अब मैंने क्या लिखना है, साई आर दोबारा लिखना है एक दफा, 1/2 पाई टू द पावर 3/2, इसको मैं कह देता हूं d3p प्राइम m ओवर p0 प्राइम। अब आपने लिखवाना है मुझे, इसको मैं लिखता हूं समेशन इंटू सम ओवर r प्राइम। r नहीं लिखता ना मैं, ताकि यहां r लिखा हुआ है ना, मैंने यहां क्या लिखता हूं मैं फिर, अब CR p प्राइम UR प्राइम p प्राइम e टू द पावर माइनस आयोटा p प्राइम डॉट x प्लस dr प्राइम डैगर p प्राइम VR प्राइम p प्राइम e टू द पावर आयोटा p प्राइम डॉट x। ओह, बहुत लंबा काम हो गया ना, खैर कोई बात। अच्छा, ये बात आपने याद रखना है कि u बार और v आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। u डैगर u एग्जिस्ट करता है, v डैगर v एग्जिस्ट करता है, u v एग्जिस्ट नहीं करता, 0 है। यानी अगर कभी ये लिखा हो ना, रिमेंबर u बार कोई भी p गामा 0 v ऑफ p ये 0 है, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है ये। तो ये चीज फिर किसके बराबर आ गई, ये वाली। सो दिस थिंग इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा साफ कर लें इसको, d3x है, u बार, ये इकट्ठे लिखते हैं, चलें पहले एक दफा लिख लेते हैं, d3x d3p ओवर 2 पाई टू द पावर 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर p0 प्राइम। इकट्ठा लिख रहा हूं मैं सारा कुछ ना, समेशन अपॉन r प्राइम CR प्राइम p प्राइम u बार RP गामा 0 UR प्राइम p जी, ठीक है, देखा ना, UR बार P गामा 0 UR, नहीं, अब क्या है मेरे पास, ये बच गया ना सिर्फ, तो ये बन गया e टू द पावर माइनस आयोटा P0 प्राइम P0 प्राइम माइनस P0 और e टू द पावर आयोटा P0 P प्राइम माइनस P। ये जो आना था ना P आयोटा P डॉट एक्स और आयोटा P प्राइम डॉट एक्स, इसको मैंने माइनस कॉमन लिख के ये लिख लिया, डॉट एक्स लिखूंगा ना, यहाँ T लिखूंगा और यहाँ डॉट एक्स लिखूंगा। ठीक है मैंने,
कुछ गलत तो नहीं किया? अब तो ऐसे लगता है जैसे एक रोजमर्रा जिंदगी की एक चीज बन गई है, न्यूटन के कानून की तरह लिख लेते हैं हम, है ना, जबानी। ये किसके बराबर है? d3x पे जब इंटीग्रेट करूंगा तो डिराक डेल्टा, याद आ गया ना? ये सारी जब इंटीग्रेट करेंगे डिराक डेल्टा, जब p प्राइम पे इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा यहाँ p प्राइम है, जब p प्राइम पे इंटीग्रेट करेंगे तो p प्राइम p के बराबर हो जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है अगर p प्राइम के बराबर हो जाता है तो p0 प्राइम के बराबर भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है जहां जहां पे p प्राइम लिखा हुआ है सारी एक्सपोनेंशियल्स खत्म कर दें, और यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि ये और ये मिलके देंगे डेल्टा फंक्शन 2 पाई क्यूब डेल्टा क्यूब ऑफ p माइनस p प्राइम। अब इस इंटीग्रेशन से डेल्टा फंक्शन खत्म हो जाएगा, जहां जहां पे p प्राइम है वहां p आ जाएगा। तो जरा देखिएगा मैंने साफ करके सही लिखा है। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई टू द पावर 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर p0 u r बार ऑफ p गामा 0 u r प्राइम ऑफ p। ठीक लिखा? और c r प्राइम ऑफ p एंड देयर इज अ सम ओवर r प्राइम। खोदा पहाड़ निकला छू, p प्राइम p रखा, p0 प्राइम के बराबर हो गया, सारा कुछ आ गया। बस अब कोई मसला नहीं रह गया, ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो क्या लिखूं मैं इसकी जगह, कौन बताएगा? हाँ, ये किसके बराबर है? जरा देखें क्या बनता है ये। एक चीज ये देख लें, बस आप जवाब निकाल चुके। ओह, अब मिटाना मजबूरी है यार, मैं इसलिए मिटा रहा हूं। ठीक है, अब जगह नहीं तो जगह की किल्लत है, वरना मुझे दोबारा चाहिए थे। चलो कोई लिख लेंगे, खैर। नहीं नहीं, नंबर आना चाहिए, डायमेंशन ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, ये लिखा हुआ है यू आर बार गामा 0, ये किसके बराबर है? ये बात याद रखिएगा, यू आर बार ऑफ पी गामा 0 का मतलब है यू डैगर ऑफ पी। और ये बात आप याद रखिएगा, यू आर डैगर ऑफ पी। और ये बात आप याद रखिएगा, रिमेंबर, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं बाय द वे। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन आप यू की फॉर्म पुट करें तो आराम से निकल आएगा जवाब। रिमेंबर, यू आर ऑफ पी डैगर, यू आर ऑफ पी इज इक्वल टू डेल्टा आर प्राइम। मेरा ख्याल है इसके बराबर होते हैं। जी जुनैद, कोई इसी कोई कैलकुलेट करके देख लीजिए, कैंसिल हो जाएंगे। मैंने नीचे √2m लिखा हुआ है। मेरी कन्वेंशन में डायमेंशन लेस है ना, बाज कन्वेंशन में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं होता, e प्लस m स्क्वायर रूट रखा जाता है, उसमें रखें तो 2m का फैक्टर आता है, वरना यही आना चाहिए था। ठीक है, अच्छा जी, चलें, अब तो बड़ा आसान हो गया सारा काम, ये निकल आया फिर। सो therefore इंटेग्रल d3x e to the power iota p dot x u r bar of p gamma 0 psi of x becomes, अच्छा ये देखें, 2 पाई टू द पावर 3/2 m ओवर p0 इसका स्क्वायर रूट। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? समेशन अपॉन r प्राइम डेल्टा r प्राइम सी आर प्राइम ऑफ, तो सी आर ऑफ पी निकल लिया ना आपने। सी आर ऑफ पी क्या आ गया? ये उठा के सारा कुछ इधर ले आए, काम हो गया आपका। तो आंसर आ गया d3x
ओवर, बिल्कुल देखें सही फैक्टर ऐसे ही लग रहे हैं जैसे आने चाहिए थे, है ना, इंटू P0 ओवर M, और साथ में यू आर बार ऑफ P गामा 0। ठीक है भाई ये चीज, हाँ मैच कर लेता हूं मैं। अब जो मैंने घर में बैठ के कैलकुलेट किया था उससे मिलता जुलती चीज है या कोई उल्टे ही काम हुआ है? अपनी लिखवा मुझे नहीं समझ आता मैंने क्या किया था, मैं ठीक ही किया था। पर P0 डायमेंशनली ठीक है तो सही है। अच्छा CR डैगर निकालना तो कोई काम ही नहीं रह गया मेरे लिए, है ना। कैसे? दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं, बल्कि हर्मिशन कॉन्जुगेट। क्या बन गया ये? D3x ओवर इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा? साई डैगर गामा 0 का डैगर, यू बार का जब डैगर लेंगे तो क्या बनेगा? गामा 0 डैगर यू डैगर ऑफ P का होल डैगर। पर आपको पता है गामा 0 का डैगर तो गामा 0 के बराबर था, तो ये 2 दफा ये भी गामा 0 के बराबर है, ये भी गामा 0 के बराबर है, तो इसका आंसर 1 आ गया। लेकिन मैं नहीं करता, ये गामा 0 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं साई बार बना के, तो आंसर क्या आ गया इसका? सो दिस इज इक्वल टू D3x ओवर 2 पाई टू द पावर 3/2 P0 ओवर M इंटू साई बार गामा 0 यू ऑफ P। 2 दफा किसी का डैगर लें तो वो वही चीज बन जाती है जैसे अनडैगर होती है। बना लिया सारा कुछ अब आपने यार, और क्या चाहिए आपको? ये उससे भी ज्यादा सिंपल है। एग्जैक्टली पर एक इसमें मसला, ये मैट्रिक्स है कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। एग्जैक्टली ठीक है भाई, कोई सवाल तो नहीं किसी का? हाँ हाँ जुनेद ठीक कह रहे हो आप वैसे अपने तौर पे, तो क्योंकि तो जो भी होगा बनेगा तो एक नंबर ही ना, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। ऑलराइट गुड। अब अगला क्या सवाल पैदा हुआ? अभी किधर? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ओहो एक चीज मैं मिस कर गया हूं यार लिखते हुए। ये मैं किधर लिख रहा हूं? ये नहीं कहीं लिख रहा ना। मैं भी कह रहा था कि प्रोपेगेटर नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज नहीं आ रही जो प्रोपेगेट करती हो। जब डैगर लिया तो यहां, हाँ ये नहीं, ये भूल गया था लिखना, सॉरी। अब ठीक है, ये अब ठीक है, थैंक यू। मेरा अपना, मैंने खुद गलती पकड़ी है। हाँ ये आ गया, अब ठीक है मेरे को से। हाँ पता है करंट क्यों निकला था? साई बार आ जाता है ना, आराम से निकलेगा। बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली। और क्यों? साई बार साई नंबर बन जाता है। इसकी हैसियत बिल्कुल वैसी होती है जैसा साई स्टार साई की है। कोई स्क्वायर टर्म नहीं आती, प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज आराम से बन जाती है, सिर्फ ये चार्ज करंट होती है और कोई टाइम का डेरिवेटिव, तो बड़ी आसान सी चीज हो जाती है ये ना। बिल्कुल सही। तो ये जी आपने फाइंड करना है डीआर। अब ये सो नहीं जाना कि डीआर डैगर कब कैलकुलेट करने हैं, ये अगले वीक में मंडे या ट्यूसडे को मुझे करके जमा कराने हैं, ठीक है ना, ताकि मैंने आपको ग्रेडिंग भी करनी है, पता चले सारे ग्रेड लेके बैठे हुए हैं। अच्छा चलिए मैं सारा कुछ अब मिटा रहा हूं। अगला स्टेप क्या होता था जनाब? कम्यूटेशन रिलेशन। यहां क्या होंगे? एंटी कम्यूटेशन होंगे, क्योंकि कम्यूटेशन तो यहां कोई चीज की नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप, अच्छा मुझसे, वैसे इसके पीछे एक लॉजिक भी है पूरी, के एंटी कम्यूटेशन क्यों बनते हैं। कभी वक्त मिला
तो इसके बारे में डिस्कशन हो सकती है। माइक्रो कॉजालिटी होल्ड करती है अगर एंटी कम्यूटेशन बने, कम्यूटेशंस के साथ होल्ड नहीं करती, वगैरह वगैरह। लंबी डिबेट हो सकती है इस पर, वो डिबेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का पता है, गामाज एंटी कम्यूटेशन के साथ एक सिमेट्रिक चीज देते हैं। एग्जैक्टली जी। और अगर गैमा म्यू एंटी सिमेट्राइज करूं मैं तो एक और मैट्रिक्स अजीब सा बन जाता है, सिग्मा म्यू न्यू टाइप वाला। इसका मतलब यह है कि मैं जो चीज यूज करूंगा वो एंटी कम्यूटेशंस ही होंगे, कम्यूटेशंस नहीं होंगे बेस्ड अपॉन माय अलजेब्रा लिमिटेशंस। दूसरी रीजन ये होती है, अगर आप बहुत निटी ग्रिटी में जाए ना तो प्रॉब्लम ये होता है कि इवन अगर आप 2 पाई से इसको रोटेट भी कर देना फिर भी सिस्टम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता। कोवेरियंस के लिए आपको 4 पाई से रोटेट करना पड़ता है 720 से, इसलिए इसके अलजेब्रा के अंदर एक इनबिल्ट डिफरेंस है उससे। बाकी माइक्रो कॉजालिटी है, कम्यूटेशंस के साथ जो लिंक्ड है वगैरह वगैरह, वो फिर एक पूरी डिबेट है, उस डिबेट पे मैं जानना नहीं चाहता। सिर्फ यह है कि मैं एंटी कम्यूटेशन अब डिफाइन करूंगा, लेकिन बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे कम्यूटेशंस थे, और कोई चीज नहीं। और चूंकि अच्छा एक और मेरे पास रीजन है आपको कन्विंस करने के लिए, क्योंकि इसके पास स्पिन इंडेक्स आता है, और स्पिन इंडेक्सेस के साथ आप दो एक दूसरे के साथ जब इंटरचेंज होते हैं तो माइनस साइन आता है, तो वो चीज भी यहां पे है। बाज लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप बैक इन माइंड ये रख के कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये जो है ये पॉली का अलजेब्रा सेटिस्फाई करेंगे, पॉली एक्सक्लूडेंट प्रिंसिपल। बाज लोग कहते हैं नहीं, अब इस तरह नहीं सॉल्व कर रहे, इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि जब आप इसको खोलेंगे तो पॉलीज का अलजेब्रा आएगा। जो मर्जी सोचने में सोच लीजिए, सोच पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो मैं आप कैलकुलेट क्या चीज करूंगा, जो थोड़ा सा वक्त बच गया है उसमें मैं कैलकुलेट करूंगा इनके, मैं लिखूंगा इनके कम्यूटेशन रिलेशंस। अच्छा, ये तरीका कैनोनिकल क्वांटाइजेशन का है ना, क्योंकि कैनोनिकल क्वांटाइजेशन में आपने ये पढ़ा था कि जब फर्मियंस होते थे तो आप एंटी कम्यूटेशन लिखते थे। एक दफा मैं बोर्ड मिटा लूं जरा, फिर मैं आगे चलता हूं। इन द मीन टाइम अगर कोई डिस्कशन, कोई सवाल, कोई बंदा कोई कमेंट करना चाहता तो प्लीज कर लीजिए। बोर्ड साफ करने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कोई सवाल, कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा भाई, अब अगर आप ये चीज कैलकुलेट करें, कोई आप में से मुझे बता सकता है ये क्या बनेगा? सी आर ऑफ पी वेक्टर एक तो बनेगी स्पिन इनकी सेम होनी चाहिए, दूसरा ये है कि यही आपने पहले भी लिखा था, एंटी कम्यूटेशन को कम्यूटेशन से बदलें ये गायब हो जाती है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी? डी आर ऑफ पी और ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 2 पाई के फैक्टर्स इसके साथ नहीं लिखते थे हम, मेरा ख्याल है। या अभी सोच, थोड़ा सा टाइम दे दो, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नेचुरली निकल आएगा। देखना जरा इन एंटी कम्यूटेशंस का कंसीक्वेंस देखते हैं। अच्छा, बाकी सारे जीरो हैं, ऑल अदर्स आर जिनमें दोनों सीज आते हैं, जिनमें दोनों डीज आते हैं, जिनमें दोनों सी डैगर्स आते हैं, जिनमें दोनों डी डैगर्स आते हैं, बाकी सारे के सारे जीरो हैं। ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? यहाँ सब जीरो हैं, कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट है ना। अब एक पार्टिकल पैदा करेगा तो एक एंटी पार्टिकल मारेगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, चलें एक काम करते हैं, नंबर ऑपरेटर लिखते हैं। अगला काम, हाँ सारे इक्वल टाइम पे होंगे। हाँ, इसलिए देखो ना, मैं पी वेक्टर लिख रहा हूं ना, तो इसका मतलब P0 प्राइम के बराबर है। या वैसे अगर ना भी लिखे ना तो हमें पता है कि ये P0 प्राइम के बराबर हो जाएगा एंड पे। और दूसरी बात जुनैद यह कि हम D3x पे इंटीग्रेट कर रहे थे ना, इसकी इंटीग्रेशन में D3x था ना, T नहीं था, तो इसका मतलब है T सेम था, देयर इज नो चेंज इन T, तो इसलिए
ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको इलाबोरेट भी कर देता हूं। मैंने इसलिए कहा बिल्कुल एनालॉजी है इसकी उसके साथ। एक चीज लिखते हैं, दो नंबर ऑपरेटर्स अब बनेंगे। फर्ज करते हैं एन आर, ए को प्लस क्या लेते हैं पी, जो कि है सी आर ऑफ पी, सी आर डैगर। इनका मेरे ख्याल में उल्टा लिख दिया मैंने, सी डैगर सी होता है, सी डैगर होता है, सी डैगर सी होता है ना, क्योंकि तभी तो जीरो में जीरो बनता है ना। एग्जैक्टली ए का नाम रख लेते हैं एन आर माइनस ऑफ पी, हालांकि प्लस माइनस हमारी अपनी चॉइस है, सिर्फ और सिर्फ ये रख के कर रहे हैं हम कि जिसमें आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों की फॉर्म मुख्तलिफ है, एक में दो सी आते हैं, एक में दोनों डीज आते हैं। कोई मिक्स्ड ऑपरेटर नहीं है प्लस माइनस, क्यों सी और डी इंडिपेंडेंट है। अच्छा चले, कुछ देर के लिए मान ले मेरी बात कि ये पी मोमेंटम इंडेक्स नहीं है, ये मोमेंटम नहीं है बल्कि एक इंडेक्स है, ताकि ये इंटीग्रेशन से हम बचे रहे ना, बिल्कुल उस तरह जिस तरह वहां पर भी किया था। आप में से मुझे कोई ये बंदा कैलकुलेट करके दे सकता है क्या होगा? एन आर पी, समझ लें ये है मोमेंटम पर एक इंडेक्स के तौर पे आ रहा है समझने के लिए, प्लस एन आर प्राइम पी प्राइम प्लस, क्या होगा कौन बताएगा? जी अच्छा चलें लिखो, एन आर प्लस किसके बराबर होगा? सी आर पी, सी आर सॉरी डी, सी आर डैगर पी, सी आर पी। अच्छा अजीब सा लगता है, मैं इंडेक्स भी लिख रहा हूं ऊपर वेक्टर भी, लेकिन कोई बात है, हम सिर्फ इंटीग्रेशन से बचना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कौन लिखता रहे साथ में d3x, किसी एक इंडेक्स के लिए होल्ड करेगा तो सारों के लिए करेगा। इधर क्या एग्जैक्टली डिराक डेल्टा को क्रोनिकर डेल्टा में, क्योंकि डायमेंशन का फर्क है, एक 1 ओवर लेंथ होनी है, वो 1 ओवर लेंथ से मैं इंटीग्रेट कर दूं तो खत्म हो जाएगी। ये हमने उस वक्त भी डिस्कशन की थी। एग्जैक्टली हमने उसको डिस्क्रिटाइज कर दिया था पूरी स्पेस को, उसको छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया था, ये मैंने पहले भी की थी ये बात सारी। इनटू सी आर प्राइम पी प्राइम, सी आर प्राइम पी प्राइम, इसके ऊपर डैगर है। एग्जैक्टली हमें ये बड़ा अच्छा लगता है कि डैगर सारे बाएं आ जाएं, तो क्या आ गया आंसर इसका? फिर आ गया तो सी आर पी डैगर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सी आर प्राइम पी प्राइम डैगर सी आर पी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि अब एंटी कम्यूटेशन है तो यहां माइनस आएगा, प्लस प्लस ये चीज डेल्टा आर आर प्राइम डेल्टा पी पी प्राइम, और क्या बन जाएगा यहां? सी आर प्राइम पी प्राइम। ठीक है, अब एक काम क्यों ना करो, मैं वैक्यूम पे लगा लूं पर सीधा से। हाँ क्या है, सीधा वैक्यूम पे लगा लेता हूं। मैं क्या देता हूं कि अगर सेम पी और पी प्राइम होते, अगर सेम होते पी और पी प्राइम, तो मैं ये बना लेता एन आर पी प्लस का, मैं आर और आर प्राइम को भी सेम रख रहा हूं और पी प्राइम को भी सेम रख रहा हूं, सेम हो जाए, ताकि खैर एक ही वैल्यू है दोनों की, समेशन नहीं ले रहा ना मैं, इसलिए मैंने एक ही लिखा है, सम नहीं किया अभी तक। तो क्या जवाब आ गया मेरे पास? आ गया, अगर इसको मैं वैक्यूम पे लगा दूं तो क्या आ जाएगा? अच्छा ये तो खा जाएगा ना वैक्यूम को, और पी प्राइम बराबर है, ये 1 हो गया, और आर प्राइम बराबर, तो जहां जहां पे आर प्राइम है वहां पर आर लिख दो, तो क्या बन गया? ये सी आर डैगर ऑफ पी, सी आर ऑफ पी, इधर भी वैक्यूम। मैंने भी जीरो नहीं किया जानबूझ के, कोई बात नहीं, खैर। अच्छा इसका मतलब ये हुआ यहां से कि मैं अगर यहां पर ये लिख देता एन आर पी प्लस का स्क्वेर्ड माइनस, ये भी तो एन आर प्लस ही लिखा हुआ है ना, माइनस एन आर पी प्लस, अगर ये किसी भी स्टेट जीरो की बजाय एन पे भी लगता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। क्यों नहीं फर्क पड़ना था? दोनों तरफ सेम स्टेट होनी थी, लेकिन चलें वैक्यूम में रख लेते हैं। खैर ये क्या बन रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? एन आर पी प्लस
इंटू NRP प्लस, ये क्या बता रहा है आपको? या तो किसी में कोई पार्टिकल नहीं हो सकता या ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है. So this is the natural consequence of this anti-commutation, that you can retrieve the Fermi Dirac. अच्छा एक बात है, डिराक ने छोड़ा नहीं है फिर फर्मियान की किसी चीज को, इंक्लूडिंग द स्टैटिस्टिक्स, है ना? कितना वैक्यूम में मैंने कहा ये जीरो कर देगा ना, दो सीज है ना. अच्छा अगर वन लिख लेता ना तब भी ठीक था. वैसे जीरो की बजाय मुझे वन लिख लेना चाहिए था, क्योंकि यहां पर दो थे ना, दो एनहिलेशन थी, तो एक दफा वन से जीरो पे ले जाता, दूसरी दफा जीरो ही कर देता. लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी आर्बिट्रेरी स्टेट जीरो भी लिखे. हाँ ये हिस्सा लिखिए, ठीक है ना. तो ये बता रहा है कि एक स्टेट में या तो कोई पार्टिकल नहीं होगा या ज्यादा से ज्यादा एक पार्टिकल पैदा कर सकते हैं. सो कौन सा? ये NRP है ना. नंबर ऑपरेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर नंबर ही देगा ना. हाँ मैं इसका जवाब दे देता हूं, ठहरो. ये ठीक है चीज, अब समझ आ गई. इसको उठा के उधर ले गया. मुझे यहाँ वन लिख लेना चाहिए था, क्योंकि वन को भी दो दफा इसने एनहिलेट करना था, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ने पर खैर है. हाँ जी, उसकी रीजन ये है कि हमने ओवर टाइम ये देख लिया है कि जिस भी स्टेट पे लगाएंगे इसको, ये जितना कम करेगा ये वापस वो हमें लेके देगा. तो इसका मतलब है ये नंबर जी बन सकता है, नंबर ऑपरेटर इस सेंस में. कोई भी पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली. ठीक है, चलो ये फेज ऑपरेटर. हाँ बिल्कुल. उसकी वजह उसकी एक रीजन है, जैसे सेक्युलर ने बड़ा खूबसूरत लिखा है इसके ऊपर. वो कहता है जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को आप कैलकुलेट करते हैं, तो चूंकि ये हर्मिशन ऑपरेटर नहीं है सी और सी डैगर, तो यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर ऑर्डर्स. अदरवाइज आप अप टू द फेज उसको सेम रख सकते हैं. अगर मैं उसको उल्टा लिखूंगा तो साथ में मुझे कोई ना कोई फेज. ये उसने बड़ा खूबसूरत सेक्युलर ने, जो उसकी एडवांस क्वांटम की किताब है, वहां पे उसने चैप्टर 2 में लिखा होगा इसके बारे में. जब हम पहले कर भी रहे थे इसके, तो हमने नंबर ऑपरेटर सही तरह बनाया था, तो हमने उसकी फॉर्म भी बनाई थी, वो मैंने नंबर निकाल के भी दे दिया. अब हम डायरेक्ट करें ना बनाएंगे हम, अभी भी फिक्र ना करो. हाँ अभी तो बनाएंगे, सारा कुछ बनाएंगे, अभी तो सब कुछ बनाएंगे ना. नहीं मैंने इसलिए लिखा, मैंने कहा अब यार कौन बार बार निकालता रहे. मैं चार्ज निकाल दूंगा, नंबर ऑपरेटर वहीं से बन जाएगा. मैं एक छोटी सी असाइनमेंट आपको और देना चाहता हूं, जो एक लाइन की है. कम्यूटेशन निकालिए सी और डी का नंबर ऑपरेटर के साथ. कैलकुलेट NR प्लस पी, NR ऑफ पी वेक्टर इसी तरह निकाल ले बेशक, प्लस का CR ऑफ पी के साथ, सॉरी कम्यूटेशन ही एंटी कम्यूटेशन, और सिमिलरली NR माइनस ऑफ पी का DR ऑफ पी के साथ. ये निकाल लीजिएगा. चले R प्राइम लिख लें, निकाल लेंगे ना आप ये जाके. ये भी पी प्राइम कर लें. चलिए ये घर जाके आपने कैलकुलेट कर लेंगे. आंसर मैं लिख देता हूं अगर आप कहते हैं तो, एक लाइन में हो जाएगा वैसे तो ना. डेल्टा फंक्शन देगा ना, आप जाके साबित कर सकते हैं कि NR प्लस पी. मैं अब इसलिए असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, क्योंकि अब आप, ताकि पिछली फील्ड थ्योरी आपकी सारी रिवाइज हो जाए. और अगर ना निकला तो मुझे बताइएगा, मैं अगले लेक्चर में आपको 1 मिनट में कर दूंगा. अगर आप ये चीज कैलकुलेट करें ना, मैंने करके रखी हुई है वैसे, वो ये है कि NR ऑफ पी वेक्टर और CR प्राइम डैगर ऑफ, इसका जवाब आता है डेल्टा R प्राइम डेल्टा क्यूब ऑफ P माइनस P प्राइम CR डैगर ऑफ
क्योंकि दो थे ना, डैगर वाला डैगर के साथ खत्म हो गया, अनडैगर वाला अनडैगर के साथ, अनडैगर वाले का डैगर के साथ आ गया तो डैगर वाला बच गया, तो वो यहां लिखा हुआ है। यह जवाब है। ठीक है भाई। अच्छा चलें, अच्छी बात है ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने कोई यूजफुल चीज निकाल ली। क्यों ना एक आखिरी चीज है, इसको प्रॉपर जबान दें। अब हम ये पढ़ चुके हैं अभी तक। अब ये मेरे इस लेक्चर का ना एक क्रक्स है जो मैं अभी लिखने लगा हूं। हम ये मान के चले हैं कि CRF-P जो है वो वैक्यूम से को एनहीलेट करता है, और हम ये मान के चले हैं, अच्छा यहां प्लस लिखना चाहिए था मुझे, सिमिलरली माइनस के लिए यहां D डैगर होगा तो वो निकल आएगा। इसका मतलब है मुझे ये भी, इसको भी इंटरप्रेट करना चाहिए ना कि CRF-P डैगर जब वैक्यूम पे लगेगा तो क्या बनाएगा। देखिएगा, याद है वहां पर हमने क्या किया था? याद है हमने वहां कहा था कि A डैगर ऑफ K अगर वैक्यूम पे लगता है तो एक पार्टिकल पैदा करता है ना। पर अब थोड़ा बड़ा अब एक मसला भी है, ये पैदा करेगा एक पार्टिकल जिसका मोमेंटम P होगा, जिसकी स्पिन R होगी और जिसका चार्ज +1 ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। ऑटोमेटिकली +1 ऑफ चार्ज, मैंने क्यों कहा? एक पार्टिकल पैदा करेगा। और एंटी पार्टिकल, याद है मैंने इलेक्ट्रॉन की एनालॉजी से कहा था कि उसकी स्पिन एक माइनस है, उसका चार्ज उसके नेगेटिव के बराबर है, पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर -1 है तो ये +1 टाइम -1 है, दूसरे का -1 टाइम्स माइनस, वो होती चार्ज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर ये लिखेंगे तो क्या होगा? DRF-P, ये भी वैक्यूम से एक पार्टिकल को, ये भी वैक्यूम को खत्म करेगा। और अगर DR डैगर ऑफ P वेक्टर वैक्यूम पे लगाएंगे, ये एक पार्टिकल पैदा करेगा जिसका मोमेंटम P होगा। अंडरस्टूड है जुनेद? जब अगर P को -P लिखूंगा तो उसको उलट लेके चलेगा, देखिएगा। इनटू एक स्पिन R होगी और एक पार्टिकल पैदा करेगा जिसका चार्ज -1। यार और क्या चाहते हैं आप? और क्वांटम फील्ड थ्योरी आपको क्या करके दे? सारी स्टैटिस्टिक्स आपकी 2 मिनट में बना दी इसने। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस, एंटी कम्यूटेशन, वो आपने नहीं बनाया था, वो डिराक की कोई से नेचुरली निकल के आया था। उसको यूज करके आपने कहा इसकी तो स्टैटिस्टिक भी फर्क है उससे, इसकी स्टैटिस्टिक्स भी फर्मी डिराक है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है तो पॉली एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल होल्ड करता है, उसमें एक स्टेट में एक पार्टिकल हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए डिराक सी का मसला भी फर्मियंस के लिए एक्सप्लेन हो सकता है डिराक सी से ही। तो ये एक चीज़ थी जिसको मैं चाहता था कि जी एग्जैक्ट होती। कब? नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली। इसलिए कि वजह है कि टाइम एंटी यूनिटरी ऑपरेटर है ना, टाइम यूनिटरी नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली। सब CPT होल्ड करता है। हाँ, CP होल्ड करता है, CPT नहीं, CP होल्ड नहीं करता, CPT हमेशा होल्ड करता है। ये देख लेना, वो एडवांस क्वांटम में हमने प्रूफ किया था। प्रॉब्लम भी मैंने दिया था फाइनल इम्तिहान में, अगर आपको याद हो तो। उस दिन तुम बीमार थे। प्रॉब्लम मैं दोबारा पेपर दे दूंगा। अच्छा, पेपर में नहीं दूंगा, पेपर दे दूंगा, मैं कह रहा हूँ। अच्छा बस ठीक है, अभी जाके दोबारा कर लेना। ठीक है, कोई सवाल हो किसी? किसकी? हाँ, ग्राइनर मॉइलर में भी है। हाँ, ग्राइंडर ने कोई प्रॉब्लम छोड़ा ही नहीं है करने के लिए, सारे करके दे दिए उसने। हाँ, वो क्लास के लिए छोड़ दिए हैं हमने। हाँ, इसीलिए मैंने 5वें के बाद पढ़ाया था आपको। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो अगला स्टेप क्या होता था, किसी को याद है? फिर हम खत्म करने लगे, अभी आज करने का टाइम नहीं मिलेगा हमें। अगला स्टेप हम क्या करेंगे? आप मुझे कहें जी कि डिराक की कोइन का लैग्रांजियन लिखो, तो मैं लिख दूंगा, मेरा क्या मसला। ये लें, ये पहली इक्वेशन है जिसको देख के उसका लैग्रांजियन लिख रहे हैं हम। ये है ना, मुझे पता है नंबर नहीं है, बस खत्म बात, लैग्रांजियन लिख लिया आपने। अच्छा, अब आप कैलकुलेट करें, अगर DL ओवर D साई बार, तो ये क्या बनता है? आयोटा D स्लैश -m टाइम्स साई ऑफ x।
अगर ये कैलकुलेट करें डी एल ओवर डी ऑफ डी म्यू साई बार, ऐसी तो कोई टर्म ही नहीं है जिसमें डी म्यू साई बार आता हो। एग्जैक्टली, तभी तो मैंने कहा इक्वेशन दे के साई बार से ज़रब दे के लैग्रांज लिख लिया है हमने। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज आयलर लैग्रांज इक्वेशन क्या थी? डी एल ओवर डी साई बार माइनस डी म्यू डी एल, ये इस तरह वाला लैग्रांज लिख लेते हैं। बस ये आखिरी स्टेप लिख रहा हूँ यार आज। एग्जैक्टली मैं इसी पे आने लगा हूँ जुनेद कि ये क्यों ट्रिवियली आ जाती है। तो इसका आंसर आ जाता है योटा डी स्लैश माइनस एम टाइम्स पता क्यों? हमें पता है साई बार साई एक नंबर देता है और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो एक नंबर दे, और लैग्रांजियन एक स्केलर है। आप ये बना ही नहीं सकते थे प्लस साई दिस साई बार, ये तो एक नंबर ही नहीं था, ये तो एक मैट्रिक्स था, ये तो हो नहीं सकता था। लैग्रांजियन स्केलर तो एक ही बन सकता था, ये वाला। एग्जैक्टली, मैट्रिसेस की वजह से, इसीलिए मैं कहता था ना डिराक की कोई इज वेरी एलिगेंट, आपको कोई लंबी चौड़ा काम नहीं करना पड़ा। पहले तो न्यूटन लॉ से ही आती है। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली एग्रीड। यहाँ तक के लिए मैं एग्री करता हूँ। मैं भी इसके बाद में बात करने लगा, हम ना ये मोबाइल अपना ले लें, बस हो गया, लेक्चर इज ओवर। हाँ आपने कहा ना 2:20 हो गए पूरे। नहीं